हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे जर्नल को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग के बारे में बताती हूँ आपको ओवरव्यू की। रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग में क्या होता है कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो अलग अलग नेचर की होती हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर अकाउंटिंग में रूल्स नहीं होंगे तो हर कोई अपने मन से जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा तो वहाँ पे जो सही तरीके से रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाएंगे हमें। इस कारण से अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ये हमें हर एक अकाउंट, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो इम्पर्सनल यानी रियल नॉमिनल हो, तो हर एक अकाउंट का रूल क्या होता है, अलग होता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। क्वेश्चन भी कराऊंगी इसका, लास्ट तक देखते रहिए मेरी वीडियो ताकि आपकी स्टडी है जो कंसिस्टेंसी से बनी रहे, कुछ भी मिस मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए पूरी क्लास। अब रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग में क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स डिस्कस इन द चैप्टर ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जब मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम करवाया था चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको रूल बताए थे किस अकाउंट का क्या रूल है। तो यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट को डिटरमाइन करते हैं कि किस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। कहता है वही जो रूल होता है दोबारा किसके ऊपर लागू हो जाता है, हमारी यानी जर्नल्स के ऊपर लागू होता है। यानी इसको सिंप्लीफाइड मैनर में जब एक्सप्लेन किया गया है, सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है जो पर्सन से रिलेटेड होता है। ऐसे पर्सन जैसे इसमें हमने 3 तरीके के पर्सन पढ़े थे, जैसे आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि यहाँ पे इसका रूल हमने पढ़ा है कि डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव करेगा उसको डेबिट कर दिया जाता है, और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला पर्सन होता है उसको क्या करता है, क्रेडिट करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर द पर्सनल अकाउंट द पर्सन टू होम वी गिव सम मनी और गुड्स इज डेबिट। कहता है कि डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है, कहते हैं पर्सनल अकाउंट में हम उस अकाउंट को, उस पर्सन को डेबिट करते हैं जो कुछ मनी या फिर गुड्स है जो उसको मिली हैं, डेबिट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कहता है इफ़ वी गेव, कहता अगर कहता 20,000 गोपाल को दिए गए तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, गोपाल। यानी कि गोपाल क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, कहता है इफ़ वी गेव 20,000 टू गोपाल, यानी गोपाल को 20,000 रुपये दिए हैं, तो यानी कि गोपाल ने रिसीव किया और गया क्या है, कैश। तो यहाँ पे इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि गोपाल है जो पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि गोपाल क्या होता है, एक पर्सन का नाम है। तो इसी कारण से पर्सनल अकाउंट का अगर रूल फॉलो करते हैं डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल में बोला गया है। एग्जांपल कहते हैं इफ़ वी गेव रुपी 20,000 टू, किसको दिए गए हैं, गोपाल को। जिसके आगे टू लगाते हैं मतलब उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे गोपाल को दिए गए हैं, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से डेबिट कौन है, गोपाल। तो यहाँ पे गोपाल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गोपाल को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। और उसको क्या रिसीव हुआ है, कैश। क्रेडिट द गिवर, जो जा रहा है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे कितना रुपीज़ गया, 20,000 रुपये। 20,000 क्या कर देंगे हम, यहाँ पे पोस्टिंग कर दी जाएगी इसकी। तो इस तरीके से डेबिट द रिसीवर में हमने गोपाल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि कौन है, रिसीवर है। अब नेक्स्ट में कहता है सेम वे, कहता है इसी तरीके से अगर मान लो, जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल बोलते हैं, कहते हैं इन द सेम वे, कहता है इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट द गिवर, यानी कि क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देने वाला होगा उसको हमें क्रेडिट करके चलना है। तो पर्सनल अकाउंट जो होएगा पर्सन का, फ्रॉम होम वी रिसीव सम मनी, जिससे हमें रिसीव में होगी मनी या फिर गुड, उसको क्या कर दिया जाए, क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं वी रिसीव रुपी 50,000 फ्रॉम गोविंद। तो यहाँ पे कहता नेक्स्ट पार्ट में कहता है, कहता इफ़, कहता अगर मान लो इफ़ वी रिसीव, अब हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। इफ़ वी रिसीव रुपीज़ 50,000, कहता हमें 50,000 रिसीव हुए, किसे, फ्रॉम होता है जिससे मिलते हैं, गोविंद से मिले हैं। यहाँ पे गोविंद देने वाला है, यानी क्रेडिट द गिवर करते होते हैं। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट में कौन है, गिवर कौन है, गोविंद। तो यहाँ पे गोविंद को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। उससे हमें रिसीव हुए तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कि डेबिट बट कम्स इन, जो आ रहा है हमारे पास डेबिट हो जाएगा। तो 50,000 की यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया उसको डेबिट कर दिया गया है। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला उसको हमने क्रेडिट कर दिया गया। ये अकाउंट का रूल था पर्सनल अकाउंट का। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या था, जिसको हम देख और छू सकते हैं, रियल में पाया जाता है वो।
इसे मैंने आपको 2 तरीके करवाए थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में जैसे आते हैं बिल्डिंग्स हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड वगैरह आ गए हैं, यानी जिसका फिजिकल एक्सटेंस पाया जाता है। इंटेंजिबल मैंने आपको बताया था जो फिजिकल एक्सटेंस में नहीं होते हैं, जिसको हम देख और छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट, गुडविल वगैरह थे। अब रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास आती है, डेबिट वट कम्स इन, कहता है जो चीज़ हमारे पास आएगी उसको क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दी जाता है। एंड वट गोज आउट, कहते हैं क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट को जो हमारे पास से जा रही है। डेबिट वट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट, क्रेडिट वट गोज आउट, जो चला जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। कि जो अकाउंट होते हैं कैश और अदर प्रॉपर्टी विच इज़ रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इज डेबिट, कहता अगर मान लो कैश या फिर प्रॉपर्टी रिसीव होती है, रिसीव को क्या करते होते हैं हम, डेबिट कर देंगे। कहते जो अकाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच गोज आउट, अगर कुछ कैश या फिर कुछ प्रॉपर्टी जा रही है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट वट गोज आउट, जो चीज़ चली जाएगी उसको क्या कर देना, हमने क्रेडिट कर देना है। जैसे एग्जांपल है, कहता है मशीनरी इज बोट फॉर ₹5 लाख। यहाँ पे कहता है कि मशीनरी है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का जो कहते हैं कि अगर हमने मशीनरी खरीदी है, इफ़ मशीनरी, कहते जो मशीनरी है, इफ़ मशीनरी बोट, कहता वो खरीदी गई है ₹2 लाख, 2 लाख रुपये में हमने मशीनरी खरीदी है, तो डेबिट वट कम्स इन, जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो क्या आएगा, मशीनरी आ जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट वट कम्स इन मशीनरी, यानी मशीनरी आ रही है। 2 में जब मशीनरी खरीद के लेके आएंगे तो कैश चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 लाख 2 लाख हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यानी कि डेबिट वट कम्स इन, जो चीज़ आई उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, मशीनरी आ रही थी, मशीनरी को डेबिट कर दिया। 2 में क्या कर दे, कैश, क्योंकि डेबिट वट गोज आउट, गोज क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, मशीनरी खरीदने के बदले कैश जा रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये रियल अकाउंट का रूल था। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या होता है कि इसमें जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं वो सारी डिनोट की जाती हैं। ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है और जितनी इनकम्स होती हैं उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। कहते हैं रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। जितने भी लॉस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सबको हम डेबिट करके चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कहता है इफ़ ₹20,000 आर पेड फॉर सैलरी, कहता है कि 20,000 पे की किसके, सैलरी के। अब देखो कहता, अब मैं आपको बताती हूँ नॉमिनल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट आता है नॉमिनल। नॉमिनल में हमें एग्जांपल दिया गया, कहता इफ़ ₹20,000, कहता इफ़ ₹20,000, कहता अगर ₹20,000 आर पेड, कहता पे किए गए हैं, आर पेड फॉर सैलरी, किसके लिए पे की गई है, सैलरी के लिए, यानी कि जो ये खर्चा है किस चीज़ का, सैलरी का। अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं डेबिट करना है, तो यहाँ पे सैलरी जब पे की जाएगी तो सैलरी क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी, क्योंकि रूल के हिसाब से डेबिट करना है हमने एक्सपेंसेस को भी और लॉसेस को, तो फिर ये सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। जब सैलरी पे की जाएगी तो क्या चला जाएगा, क्रेडिट वट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो 20,000 क्या हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तो था एक्सपेंस की रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट कहते हैं कि इसी तरीके से अगर मान लो जो रूल है नेक्स्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स या गेंस को हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट करते होते हैं, कि जो अकाउंट है इनकम और प्रॉफिट उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ₹5,000 रिसीव हुए कमीशन से। अब कहते हैं एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे तो मैंने एक्सपेंस का बताया, नेक्स्ट एग्जाम्पल किस चीज़ का लिए इसने, इनकम का। कहता है इफ़ ₹5,000, कहता अगर मान लो 5,000 रुपये आर रिसीव फॉर कमीशन, कहते ये रिसीव हुए हैं, आर रिसीव्ड, किस चीज़ के मिले हैं, कमीशन के लिए। अब जब कमीशन रिसीव हुआ है तो फर्म के लिए क्या होगी, वो इनकम होगी। तो इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। 2 में क्या लिख देंगे, फिर कमीशन कर देंगे। अब डेबिट में क्या आएगा, कमीशन रिसीव है तो वैसे कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और 5,000 से एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट के नाम से। तो इस तरीके से ये रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो इन रूल्स को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यही रूल्स फॉलो करके हमने क्या बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल्स को रिकॉर्ड करना है। अब नेक्स्ट आते हैं कि गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है, जब हम अकाउंट में गुड्स को लेते हैं तो गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको एक चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, वो रीसेल करने के पर्पज़ से क्या कर रहा है, खरीद के ला रहा है। जैसे कहता है गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो परचेज़ की जाती है किसके लिए, रीसेल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप खरीद के लेके आ रहे हैं गुड्स को और अपने पास रख लिया, वो तो मेरे लिए सेट बन जाएगी फिर तो।
अगर मैं कुछ खरीद के लेके आई हूँ और आगे मैंने उसको कस्टमर को दोबारा बेच दिया यानी कि रीसेल कर दिया है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स गुड्स आर द कमोडिटी। कहते गुड्स क्या होती है, ये कमोडिटी होती है जिसमें बिजनेस क्या करता है, डील करता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जो क्लॉथ मर्चेंट है, क्लॉथ मर्चेंट कौन होता है, जो कपड़े का व्यापार करता होता है। क्या काम है उसका, कपड़ा खरीदना और आगे बेचना है। तो जब वो कपड़ा खरीद के लेके आएगा, कपड़ा है कि उसके लिए गुड्स है, उसको परचेज बोला जाएगा। यानी कि जब वो कपड़ा खरीद के लेके आ रहा है, उसको बेच रहा है, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी। तो उसकी कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, उसकी परचेज अकाउंट में। अगर मान लो कहते हैं वही मर्चेंट ने क्या किया, कुछ फर्नीचर खरीद लिया, जैसे मान लो चेयर और सोफ़ा खरीद के लेके आया कस्टमर के बैठने के लिए। अब यहाँ पे वो कस्टमर के बैठने के लिए लेके आया ना, आगे बेचने के लिए तो नहीं लेके आया ना सोफ़ा सेट को। तो यहाँ पे यही जो उसका सोफ़ा सेट है, जो चेयर्स हैं, वो उसकी गुड्स ना बन करके क्या बन जाएंगे, असेट्स बन जाएंगी। क्योंकि गुड्स का मतलब क्या मानना है अकाउंट में, कहते हैं गुड्स वो कमोडिटी होती है जो मर्चेंट खरीदता है और आगे उसको बेच देता है। अगर उसने खरीद के अपने पास रख ली है तो वो गुड्स ने उसके लिए क्या बन गया, असेट बन गई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या है। कहते जो गुड्स होती है वो उसको 5 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले परचेज अकाउंट। परचेज में क्या होता है कि जो चीज़ हम खरीद के लेके आते हैं तो वो क्या होती है, परचेज अकाउंट। जब मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम बताया था तो मैंने उसमें बताया आपको नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से परचेज को क्या माना जाता है, परचेज को एक्सपेंस माना जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। कहते हैं व्हेन गुड्स आर परचेज, कहते हैं जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो हम यहाँ पे डेबिट गुड्स अकाउंट को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है क्योंकि परचेज अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट है। कहते हैं जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शुड ऑलवेज बी डेबिट बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। क्योंकि हमें नॉमिनल अकाउंट में ये बताया गया है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी लॉसेज होते हैं उनको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे परचेज को क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है। तो फिर परचेज अकाउंट क्या मानी जाएगी, डेबिट में मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट होता है जो बेचा गया है मटेरियल, जो कमोडिटी को बेच दिया गया है। तो जब सेल किया जाता है तो सेल करने से इनकम आती है फर्म के अंदर। तो जो इनकम होती है ये सेल भी नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जितने इनकम गेन होते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो फिर नॉमिनल के हिसाब से सेल कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। तो यहाँ जब सेल की जाएगी गुड्स, तो यहाँ पे हमने गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, किसको करना है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। कहते सेल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो सेल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेज रिटर्न। अब जब हम मान लो कि परचेज करके लेके आए थे गुड्स को, तो वो कुछ वापस करने तो उसी को वापस कर दिए जाते हैं। जब हमने परचेज़ किया तो परचेज़ में हमने क्या माना था, परचेज़ को डेबिट किया था क्योंकि एक्सपेंस मानना है फर्म के लिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो जब हम परचेज़ रिटर्न करेंगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब मैंने परचेज़ को डेबिट किया है तो अब परचेज़ रिटर्न क्या हो जाएगी, फिर क्रेडिट में चली जाएगी क्योंकि एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, इससे रिड्यूस हो जाएंगे। कहते दिस अकाउंट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। कहते हैं इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये हमेशा क्रेडिट किया जाता है क्योंकि जो परचेज़ होती है वो एक्सपेंस होती है। तो जब परचेज़ रिटर्न होती है तो उससे एक्सपेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब सेल रिटर्न ऐसे ही मान लो जो हमने मटेरियल बेचा था, गुड्स जो बेची थी, अगर उसमें से कुछ वापस आ गई है तो सेल करने से नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमने उसको इनकम माना था, क्रेडिट किया था। तो जब हमने देखा कि सेल रिटर्न हो गई है तो फिर इनकम भी क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो फिर सेल रिटर्न को क्या कर दें, हम डेबिट कर देंगे क्योंकि सेल को क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो रिटर्न को क्या कर दें, डेबिट कर देंगे। कहते हैं दिस अकाउंट इज ऑल्सो नेम्ड रिटर्न इनवर्ड। इसको दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। कहते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमेशा डेबिट की जाएगी क्योंकि इससे सेल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लास्ट में तो स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में क्या होता है कि जो गुड्स हमारे फिनिश स्टॉक, जो फिनिश गुड्स का स्टॉक अभी अनसोल्ड है, बिका नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जितना हमने प्रोडक्शन किया है या फिर जितना हमने टोटल रीसेल करने के लिए ख़रीदा है मटेरियल वो सारा बिक जाए इस अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो कुछ हमारा जो अनसोल्ड रह जाता है तो उसको कहाँ पोस्ट कर दिया जाता है, स्टॉक अकाउंट के अंदर। अब कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि हम किन किन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे।
सबसे पहले आती है कहते हैं इन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द परचेज और सेल ऑफ गुड। कहते हैं जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे ना परचेज और सेल के रिगार्डिंग, तो कहते हैं यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कैश की है और कौन सी क्रेडिट की है, क्योंकि कैश और क्रेडिट में फ़र्क होता है। कैश में तो क्या होता है कि कैश इमीडिएट आ जाती है, क्रेडिट में क्या होता है उधार में किया कैश बाद में आएगी। तो उसी हिसाब से फिर ट्रांजेक्शन क्या की जाती है, पोस्ट की जाती है। तो कहते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे कहते हैं इफ़ इन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड। कहते हैं अगर मान लो जो ट्रांजेक्शन है वो रिलेट करते हैं परचेज और सेल के रिगार्डिंग, द नेम ऑफ द परचेजर और सेलर इज़ नॉट गिवन। तो कहते हैं यहाँ पे मान लो अगर परचेजर या फिर सेलर का नाम नहीं गिवन है तो हम मानेंगे वो ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। अगर परचेजर या सेलर का नाम नहीं दिया होता तो हम मानेंगे कि वो क्या कैश में की गई ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए गुड सोल्ड फॉर ₹50,000, तो यहाँ पे नाम नहीं गिवन कि किस पर्सन को हमने सेल किया है, मतलब कि ये कैश में की गई है। फिर ऐसे कहता है अगर मान लो ट्रांजेक्शन रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, परचेज और सेल ऑफ गुड, द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज गिवन अलॉन्ग विद कैश, इट इज़ कंसिडर एज ए कैश ट्रांजेक्शन। कहता है अगर मान लो परचेज या सेल की गई है और कहते हैं जो नाम है ना परचेजर का, कैश के साथ उसका नाम भी लिख दिया, अगर उसमें कैश भी लिखा है और परचेजर या सेलर का नाम भी लिखा है तो मानेंगे कि ट्रांजेक्शन कैश में ही की गई है। जैसे एग्जांपल के लिए गुड सोल्ड की गई गोपाल को, लेकिन कैश भी लिखा हुआ है, नाम भी आ गया उसका और कैश भी लिखा हुआ है, तो मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश में की गई है। इफ़ इन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज गिवन एंड इज़ नॉट स्टेटेड वेदर इट इज़ अ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर मान लो परचेजर या सेल के केस में जो नाम है परचेजर या सेलर का वो गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया कि ट्रांजेक्शन कैश में है क्रेडिट में है, तो मानेंगे कि वो ट्रांजेक्शन किस में है, क्रेडिट में ही है। जैसे यहाँ पे गुड सोल्ड की गई गोपाल को, तो यहाँ पे गोपाल वर्ड आ गया, कैश तो नहीं आया ना। अगर कैश आता तो हम कैश में मान लेते, यहाँ गोपाल का नाम आया तो मतलब ये उधार में ट्रांजेक्शन की गई है। कहते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंस, कहते हैं मान लो अगर एक्सपेंस का केस हो तो उसमें क्या होगा, कहते हैं इवन इफ द नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट इज गिवन। कहते हैं अगर मान लो नाम है जो रिसीविंग या पेमेंट वाली पार्टी का गिवन है तो कहते हैं ये माना जाएगा वो कैश ट्रांजेक्शन ही है, तो इसमें सेल परचेज वाला रूल लागू नहीं होगा। अगर एक्सपेंस गिवन है या इनकम गिवन है तो यहाँ पे मानेंगे वो कैश में ही ट्रांजेक्शन की गई है। जैसे सैलरी पे टू मुकेश 10,000, यहाँ पे देखो कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि कैश में पे की गई है, नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, सैलरी टू कैश के नाम से ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ जो रिसीविंग या फिर पेमेंट के केस में परचेज और सेल वाला केस लागू नहीं होता। तो अगर परचेज और सेल के केस में मतलब जैसे मैंने आपको बताया नाम गिवन है परचेजर सेलर का तो उधार में ट्रांजेक्शन, अगर नाम और कैश दोनों गिवन है तो मतलब कैश ट्रांजेक्शन, अगर मान लो सिर्फ कैश गिवन है तो कैश में ट्रांजेक्शन मानी ही मानी जाएगी। लेकिन एक्सपेंस या रिसीवमेंट के केस में क्या होता है कि अगर चाहे वो बोले कैश है नहीं कैश है तब भी अपन उसको कैश ट्रांजेक्शन ही मानना है। तो ये जो पॉइंट है आपको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। पहले सबसे फर्स्ट एग्जांपल की मैं आपको स्टेटमेंट करवाती हूँ। कहते हैं एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन द जर्नल। कहते हैं जर्नल बनानी है हमने। सबसे पहले कहते हैं सिया राम एंड सन्स स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब देखो सिया राम और सन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके। तो ये बिजनेस स्टार्ट जो किया जाता है ये कैपिटल होती है बच्चों, कैपिटल लगा के की जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रांजेक्शन कैसे की जाएगी। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या किया जाता है, हमारी कैपिटल लगाई होती है। तो मैं आपको नॉर्मल सा बता देती हूँ कि जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं ना तो बैलेंस शीट में यहाँ लायबिलिटी साइड आती है बच्चों। तो लायबिलिटी साइड के यहाँ जाते होते हैं कैपिटल और लायबिलिटी का साइड क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। तो मतलब कैपिटल किस साइड शो करेंगे, हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो 2 में क्या चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट साइड पे मैंने क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट में क्या आएगा भाई, जब कैश लगाई गई है, इसने क्वेश्चन ने बोला कि कैश लगाई है उसने, तो कैश तो बिजनेस में आ रही है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना पैसा लगाया है इस पर्सन ने, 50,000 रुपये लगा करके अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। तो ये थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। दूसरी कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि कैश में परचेज की गई है। तो कैश में परचेज की गई है, नॉमिनल के हिसाब से मैंने आपको बताया परचेज को एक्सपेंस माना जाता है और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी। जब कैश में परचेज किया तो कैश चला गया तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 20,000 क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। आई होप कि आपको दोनों ट्रांजेक्शन क्लियर हो गई होंगी। तीसरी ट्रांजेक्शन कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो यहाँ पे कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, पर्सन का नाम आ गया है।
तो कहते हैं परचेज़ किया गुड्स सुभाष से। तो यहाँ अगर कैश बोला होता, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में कैश बोला, तो मैंने यहाँ 2 में कैश दिखा दिया। अब यहाँ पे कैश नहीं बोला, उसने सुभाष नाम लिख दिया, मतलब क्या कि उधार में परचेज़ की है। तो फिर परचेज़ तो हमारी एक्सपेंस रहेगी, ये परचेज़ अकाउंट ने तो डेबिट में जाना ही है, लेकिन यहाँ पे कैश की जगह क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्योंकि हम ये मान लेंगे ट्रांजेक्शन किस में है, ये उधार में है। तो 12,000 से क्या हो जाएगी, इसकी पोस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाम आ गया। अगर कैश वर्ड होता तो मैं कैश में ले लेती इसको, लेकिन यहाँ पे परचेज पार्टी का नाम आ गया, तो फिर मैंने इसलिए इसको क्या मान लिया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की उधार में परचेज की गई है। नेक्स्ट हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर 4th पॉइंट में, कहता कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कहता फर्नीचर को परचेज किया गया कैश में। फर्नीचर हमारे लिए रियल अकाउंट होता है। डेबिट वट कम्स इन, फर्नीचर खरीद के लिए तो फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब कैश में खरीदा फर्नीचर तो कैश क्रेडिट वट गोज आउट, क्या गया है, कैश चला गया है, तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे फर्नीचर जो परचेज किया है वो 6,000 से क्या हो गई, इसकी पोस्टिंग हो गई है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आती है, कहता पेड कैश टू सुभाष। टू मतलब सुभाष को दिया गया। सुभाष किस में आ गया बच्चों, पर्सनल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, सुभाष, तो सुभाष क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। सुभाष अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या जा क्या रहा है, कैश, क्योंकि यहाँ पे बोला है पेड कैश टू सुभाष, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 में कैश अकाउंट आ जाएगा। कितना पेमेंट किया गया, 8,000 से, तो 8,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। यहाँ पे नाम भी आ गया और कैश भी आ गया, तो जब नाम और कैश दोनों आ जाएं तो मतलब ट्रांजेक्शन कैश में ही की गई है। परचेज की गई है नॉमिनल के हिसाब से। परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है, तो परचेज अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश चला गया उससे, तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे जो कैश में परचेज की गया 7,500 से, तो इस तरीके से इसकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। यहाँ पे कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब ट्रांजेक्शन किस में है, उधार में है। परचेज तो रहेगी एक्सपेंस ही, क्योंकि इसको तो हमने डेबिट करना ही है, क्योंकि परचेज क्या है, नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस ही है। परचेज अकाउंट तो डेबिट ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पर्सन का नाम आ गया तो कैश नहीं की गई है, तो नाम आ जाएगा फिर उसका रवि पर्सनल अकाउंट में, तो 5,000। अगर कैश होता तो 2 में कैश लिख देती, जैसे मैंने पिछले केस में किया है, लेकिन यहाँ तो नाम आ गया, मतलब कि उधार में की गई फिर ट्रांजेक्शन। कहते हैं बोट मशीनरी फॉर कैश, कहते हैं कि मशीनरी को कैश में खरीदा है। रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट वट कम्स इन, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहते हैं कैश में खरीदा तो क्या जा रहा है, कैश। 2 में क्या चला जाएगा, कैश अकाउंट, 8,000 से और 8,000 से। नेक्स्ट कहता है पेड रेंट, रेंट पे किया गया। रेंट नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस होता है, तो रेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते होते हैं, डेबिट करते होते हैं। रेंट डेबिट, जब पे की गई है तो वो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। 400 और ये 400। तो इस तरीके से सम था बच्चों की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बेस क्लियर करवा देती हूँ, ताकि आपको ना डाउट की कोई चांस ना रहे। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेस है जो क्लियर करवा देती हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यहाँ परचेज़ और सेल का मैटर बताती हूँ मैं आपको, यहाँ तो परचेज़ की गई है, यहाँ की है सेल। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कैश में है, तब तो क्लियर है कि ये कैश में ही की गई है। अगर बोल दे यहाँ पे नेम आ जाए और प्लस कैश आ जाए, तब भी हम क्या मानेंगे, कैश में ही परचेज़ की गई है। अगर यहाँ पे सिर्फ नाम आ जाए तो मतलब मानेंगे कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे की गई है, यानी कि उधार में की गई है। समझ में आया? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लासेस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने शुरू करूँगी। तो ऐसे ही आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।